विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार पुनः हम ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हुए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिनों का गैप आया है, लेकिन विश्वास रखिए, आदर्श विद्यालय जो है आपकी सेवा में तत्पर है। आदर्श का स्टाफ आपकी सेवा में तत्पर है। आदर्श का मैनेजमेंट आपके लिए तैयार है और सबसे श्याम प्रभु की हम पर दया है। तो आज हम आगे अध्ययन करेंगे। मैं किसी कारणवश बाहर चला गया था, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुआ, तो आप कंटिन्यू क्लासें लेते रहिए। हम पूरा सिलेबस करवाएंगे और अच्छी तरीके से करवाएंगे, चिंता ना करें। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपना खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था राजस्थान शैली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम किसका अध्ययन कर रहे थे? राजस्थान शैली का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना। और राजस्थान शैली का अध्ययन करने के बाद राजस्थान शैली की जो उपशैलियाँ थी उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, क्या हमने पढ़ा, कहाँ पर हमने छोड़ा था, वो समझ लेते हैं। राजस्थान शैली, राजस्थान शैली के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान शैली का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास हमने पढ़ा था। और आगे चलकर हमारे सामने प्रश्न आया कि राजस्थान में चित्रों का कैसे उद्भव हुआ। फिर राजस्थान प्रदेश को भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया था। वो कौन सा था? नंबर 1, इसी राजस्थान शैली को बांटा गया था मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और डुडार शैली। ये 4 शैलियाँ में बांट दिया गया था। फिर प्रश्न बना कि इन शैलियों में कौन कौन सी उपशैलियाँ आई थी। इनकी उपशैलियाँ, उपशैली किनकी? इनकी उपशैलियाँ वो कौन सी थी? मेवाड़ में हमने कौन कौन सी उपशैली देखी? मेवाड़ की उपशैलियाँ, मारवाड़ की, मारवाड़ शैली हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा था। और मारवाड़ में हमने पढ़ा जोधपुर, जोधपुर शैली को पढ़ा। जोधपुर को ही मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली दोनों एक ही बात है। जोधपुर शैली के बाद हम पढ़ रहे थे, इसी की उपशैली थी बीकानेर। कौन सी? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। यहाँ के बाद आपके बीच में गैप आया, तो एक बार पुनः हम देखेंगे कि बीकानेर शैली में आपने क्या पढ़ा था। एक सरसरी नज़र उसी PDF पर हम लगाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न बन सकते हैं विद्यार्थियों, बीकानेर राजस्थान शैली का समय क्या था? राजस्थान शैली का उद्भव और विकास बताओ। राजस्थान शैली को सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटे गए? मेवाड़ की उपशैलियाँ कौन कौन सी है? मारवाड़ की उपशैलियाँ कौन कौन सी है? ठीक है ना। मारवाड़ शैली के चित्रों की विशेषता क्या है? मारवाड़ शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या है? मारवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना क्या है? इसी प्रकार के प्रश्न जो है मेवाड़ शैली के भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम अध्ययन करते हैं। बीकानेर शैली के बारे में हम पढ़ रहे थे
ये लीजिए, एक बार फिर से आपको अध्ययन करवाता हूँ मैं। एक सरसरी नज़र से ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे पहले वीडियो बन चुका है बीकानेर शैली का। ये टॉपिक आपके सामने बीकानेर शैली, जो कि पहला प्रश्न तो ये बनता है विद्यार्थियों कि बीकानेर शैली कौन सी शैली की उपशैली है। तो आप क्या कहेंगे, बीकानेर शैली कौन सी शैली की उपशैली है? तो आप क्या कहेंगे, मारवाड़। मारवाड़ शैली की उपशैली बीकानेर मानी जाती है। बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी के द्वारा की गई थी, यानी स्थापना तो होनी चाहिए ना। मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ स्कूल ही परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। यानी बीकानेर किस शैली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंग होने के कारण, मारवाड़ का अंग होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर स्कूल या फिर मारवाड़ स्कूल, यानी मारवाड़ शैली को ही मारवाड़ स्कूल कहते हैं, परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। कौन सी? बीकानेर शैली। ठीक है ना। बीकानेर राज्य अनेक बाह्य प्रभाव के उपरांत भी कलात्मक दृष्टि से अपनी मौलिकता बनाए रखा। बीकानेर पर मुगलों ने, ऐसी बात नहीं है कि आक्रमण नहीं किए। उस समय दिल्ली में कौन थे? मुगल थे। बाह्य आक्रमण हो रहे थे बीकानेर पर, फिर भी उन शासकों ने, वो कला प्रेमी थे और कला धरोहर को अपनाते रहे थे। बहुत सारी कलाएं हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है ना। बीकानेर चित्रकला का प्रादुर्भाव शताब्दी के 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ? 16वीं शताब्दी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बढ़िया बात है, अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। मुगल दरबार से बीकानेर शैली का या बीकानेर के शासकों का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली सभी विशेषताएं, मुगल शैली की सभी विशेषताएं बीकानेर शैली में दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा मुगल शैली का प्रभाव बीकानेर पर ही पड़ा था। ठीक है ना। अब क्यों पड़ा? क्योंकि जिस वक्त दक्षिणी आक्रमण यानी मराठाओं के आक्रमण, पिंडारियों के आक्रमण भारत पर हो रहे थे, उस समय बीकानेर के जो शासक थे वो मुगलों के अधीन थे और मुगलों के प्रश्रय में वो दक्षिण में आक्रमणों को रोकने के लिए जाते थे। इसीलिए यहाँ पर लाइन आई थी कि बीकानेर के राजा अधिकतर, ये देखिए, अधिकतर दक्षिणी मोर्चों पर मुगलों के गवर्नर रहे थे। यानी अतः दक्षिणी शैली का प्रभाव बीकानेर शैली पर सर्वाधिक माना जाता है। अंडरलाइन कर लेना विद्यार्थियों, बीकानेर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो दक्षिणी शैली का मानना। ठीक है ना। बीकानेर शैली के चित्रों में कलात्मक कलाकार, ये एक बहुत बढ़िया बात थी, कलाकार का नाम, उसके परिवार का नाम और सोमत उपलब्ध है, यानी तारीख भी लिखी हुई है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ बीकानेर शैली में पाया जाता है, अन्य शैलियों में नहीं है। बीकानेर शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उसमें कलाकारों का नाम लिखा हुआ मिलता है, कलाकार के पिता का नाम मिलता है और उस पर संवत लिखा हुआ मिलता है, यानी तारीख भी लिखी हुई मिलती है। ये बढ़िया है। बीकानेर शैली पर सर्वाधिक किस शैली का प्रभाव है? तो दक्षिणी शैली का प्रभाव। मुगल शैली का तो है ही, लेकिन दक्षिणी शैली का सर्वाधिक है, मुगल से भी ज़्यादा। ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है। 16वीं सदी में प्रादुर्भाव हुआ था, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है ना। महाराजा रायसिंह, महाराजा रायसिंह ने बीकानेर शैली के विकास में बहुत योगदान दिया। महाराजा रायसिंह पहला ऐसा शासक जिन्होंने उनके विकास में बहुत सारे योगदान दिया था। प्रसिद्ध उस्ता परिवार, देखना विद्यार्थियों, गौर करना, उस्ता परिवार का कलाकार थे यहाँ। ये उस्ता एक जाति है, उस्ता एक जाति का नाम है। प्रसिद्ध उस्ता परिवार, औरंगजेब, जब दिल्ली में औरंगजेब था, औरंगजेब के समय में महाराजा करण सिंह, महाराजा यानी दिल्ली में औरंगजेब था और बीकानेर में कौन शासक था? करण सिंह। और अनूप सिंह के दरबार में, करण सिंह और करण सिंह के बाद अनूप सिंह आए थे। ठीक है ना। तो करण सिंह के समय में प्रसिद्ध उस्ता परिवार के जो कलाकार है वो बीकानेर में आ गए थे, जिस वक्त दिल्ली में औरंगजेब शासक था। महाराजा करण सिंह ने अली रज्जा, महाराजा करण सिंह ने कौन से कलाकार उस्ता परिवार के? अली रज्जा, ये देखिए नाम, अली रज्जा नाम के
मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया था। महाराजा करण सिंह का प्रिय चित्रकार कौन था? अली रजा। कौन था? अली रजा इसका प्रिय कलाकार था। ध्यान रखना, अंडरलाइन करना विद्यार्थियों। ये देखिए, एक चित्र है रानी बाज बहादुर। ये चित्र है बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ये एक प्रेम कथा है, रानी रूपमती व बाज बहादुर। ठीक है ना? तो देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बात क्या बन सकती है? एकदम नॉर्मल बात है। बाय द वे, आप एक देखिए कि प्रश्न बनता है कि बीकानेर शैली का उद्भव और विकास कैसे हुआ। ये प्रश्न हमारे सामने होता है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा हम प्रयास कर ही लेते हैं। हमारे सामने मान लीजिए परीक्षा में एक प्रश्न है कि बीकानेर शैली का उद्भव और विकास कैसे हुआ। बीकानेर शैली का उद्भव एवं विकास। ठीक है ना? अब आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? यानी बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीकाजी ने। राव बीकाजी के द्वारा की गई थी, पहली लाइन। ठीक है ना? दूसरी लिख सकते हैं आप, बीकानेर शैली का उद्भव कौन सी शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी। वेरी गुड। कौन सी? 16वीं शताब्दी में हुआ। 16वीं शताब्दी में हुआ था। बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी, बीकानेर रियासत में बाह्य आक्रमण होते हुए भी यहाँ के शासक कला प्रेमी थे। वे कला को संरक्षण दिया, वे कला को संरक्षण प्रदान किया। लाइन क्लियर? अब और हम क्या लिख सकते हैं कि भाई बीकानेर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण शैली का पड़ा। कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? दक्षिण शैली का। दक्षिण शैली का प्रभाव क्यों पड़ा? ये छोटा प्रश्न बन सकता है ना। दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा, दक्षिण शैली का क्यों पड़ा आप बताइए? क्योंकि बीकानेर के शासक पड़ा, बीकानेर के शासकों के संबंध मुगल दरबार से गहन थे। मुगल दरबार से गहन संबंध थे। इसीलिए बाह्य आक्रमण के समय बीकानेर के शासक दक्षिण मोर्चों में क्या थे? गवर्नर रहे।
इसीलिए वहाँ की संस्कृति भी बीकानेर के में आई थी, इसलिए दक्षिणी शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। महाराजा करण सिंह के समय में दिल्ली दरबार से जिस वक्त औरंगजेब वहाँ का शासक था, करण सिंह के दरबार में उस्ता परिवार के कलाकार पधारे थे, इसीलिए बीकानेर शैली में मुगल शैली का भी प्रभाव था। राजसिंह ने बीकानेर शैली में अपना अहम योगदान दिया था। ये लाइनें तो पढ़ी है हमने, राजसिंह का सर्वाधिक योगदान रहा है। आगे चलकर करण सिंह के समय में मुगल दरबार से उस्ता परिवार के कलाकार पधारते हैं, और उस्ता परिवार का जो प्रसिद्ध कलाकार है अली रज्जा को करण सिंह ने अपना प्रिय कलाकार बनाया था। ये बात हमने पढ़ी। ये इतना हमें उद्भव और विकास में लिखना होता है। एक बड़ा प्रश्न आप बुक को पढ़कर या समझकर इस प्रकार से अपनी बुक में नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो छोटे जो क्वेश्चन है वो स्वतः हल हो जाएंगे। हमें बड़े प्रश्नों पर फोकस डालना है, बड़े प्रश्न लिखकर याद करने हैं और बाय टॉपिक लिखने हैं। हमें पैराग्राफ नहीं लिखना है, बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखनी है, एक बिंदु लगाकर छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से लिखना है, इसलिए आपको आसानी से याद रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। ये उद्भव विकास हुआ है हमारा। करण सिंह के बारे में हमने पढ़ा। करण सिंह ने किस कलाकार को अपना प्रिय कलाकार बनाया? अली रज्जा को बनाया। अब देखिए आगे और क्या आता है। करण सिंह और अनूप सिंह दोनों का ही नाम आया था वहाँ पर हम अली रज्जा चित्रकार के बारे में पूछते हैं तो करण सिंह का ही नाम बताते हैं। आगे चलिए, अनूप सिंह के काल में जो चित्र तैयार हुए उनमें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। अब इसमें मुगल शैली और दक्षिणी शैली मोर्चों का प्रभाव कम हो गया। अनूप सिंह के समय में आते आते विशुद्ध रूप से बीकानेर शैली हमारी राजस्थान की संस्कृति परंपरा को अपना लेती है, इसलिए अब अन्य शैलियों का प्रभाव खत्म होता है। तो ये लाइन बहुत बढ़िया है कि बीकानेर शैली विशुद्ध रूप से किस शासक के समय में सामने आती है, तो हम कह सकते हैं अनूप सिंह के काल में आती है। ठीक है ना। दर्शन होते हैं उनके दरबारी मुसविर रुकनुद्दीन, मुसविर यानी चित्रकार, मुसविर रुकनुद्दीन का योगदान महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों देखिए, बात नोट कीजिएगा आप। अनूप करण सिंह का प्रिय कलाकार अली रज्जा, बल्कि अनूप सिंह का मुसविर या प्रिय कलाकार मुसविर रुकनुद्दीन भी एक कलाकार है। रुकनुद्दीन का योगदान महत्वपूर्ण है। करण सिंह का प्रिय कलाकार पूछे तो आप क्या बताएंगे? अली रज्जा। अनूप सिंह का प्रिय कलाकार पूछे तो आप क्या बताएंगे? रुकनुद्दीन बताएंगे। ठीक है ना। इसने सैकड़ों चित्र बनाए थे। केशव की रसिक प्रिया, केशव एक कवि है, रसिक प्रिया उसका क्या है? एक ग्रंथ है। केशव की रसिक प्रिया, 12 मासा, 12 महीनों का उल्लेख, 12 ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का उल्लेख। रसिक प्रिया 12 मासा ये ग्रंथ है। 12 मासा के चित्र महत्वपूर्ण है, हम लिख सकते हैं। ये विषय वस्तु हो जाती है। बाय द वे हमें पूछ ले कि बीकानेर शैली की विषय वस्तु बताओ चित्रों की, तो किस पर चित्र बने? एक तो रसिक प्रिया के चित्र बने, 12 मासा के चित्र बने। ये छोटे प्रश्न में काम आएंगे हमें। इस प्रकार से प्रश्न निकालने, हमें सीधे प्रश्न हमें दिखाई नहीं देंगे, इस प्रकार से प्रश्न बनाने होंगे हमें। रुकनुद्दीन का पूरा परिवार, ये जो कलाकार था, पूरा परिवार कला के लिए समर्पित हो गया। उसके बेटे साहिबुद्दीन, देखिए रुकनुद्दीन का आगे बेटा आता है साहिबुद्दीन। भागवत पुराण ये भी एक ग्रंथ है, भागवत पुराण के चित्र बनाए थे। इनके पोते कायम, देखिए इसका पोता भी आ गया है कायम, ये चित्रकार है। भाई दुआ आपको पूछ ले बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकारों का नाम बताओ, तो पहले वो अली रज्जा था, रुकनुद्दीन आ गया, साहिबुद्दीन आ गया और कायम आ गया। ये 4 कलाकार भी आते हैं। कलाकार का नाम पूछ ले तो सीधा ऐसे निकालना होगा हमें। देखिए 18वीं सदी के प्रारंभ में बीकानेर शैली का चित्रण किया गया। ठीक है ना। महाराजा अनूप सिंह के समय में, अब देखिए बात एक मोड़ और आता है। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरन परिवार, वेरी गुड, अंडरलाइन करना विद्यार्थियों। अनूप सिंह के काल में, वो करण सिंह था, अनूप सिंह के समय में मथेरन परिवार, वहाँ पर उस्ता परिवार के कलाकार थे।
मथेरन परिवार के मुन्ना लाल, मुकुंद लाल और चंदू लाल, ये 3 कलाकार और आ जाते हैं। मुन्ना लाल, मुकुंद लाल और चंदू लाल, ठीक है ना। आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मथेरन परिवार तथा उस्ता परिवार के कलाकारों का के कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। कितने कलाकार आ गए, अब तो कलाकार पैदा हो गए हैं। मुन्ना लाल, मुकुंद लाल, चंदू लाल, है ना, रुकनुद्दीन, अली रजा, कायम, तो एक बहुत बड़ा परिवार उस्ता परिवार और मथेरन परिवार दोनों का विशेष योगदान इसमें रहा था, ठीक है ना। मुगलों के पतन के कारण, अब देखिए इसका पतन की ओर बढ़ती है ये बीकानेर शैली, ठीक है ना। मुगलों के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई थी। इतने में औरंगजेब का पत्ता साफ हो गया, मुगल दरबार नष्ट हो गया और बीकानेर शैली जो है मुगल दरबार से आज़ाद हो गई। अब मुगल कलाकारों का यहाँ पर कोई योगदान नहीं रहा, इसीलिए अनूप सिंह के समय में विशुद्ध रूप से बीकानेर शैली का विकास होता है, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ होता है। जयपुर, बूंदी, मेवाड़ आदि पहाड़ी आदि शैलियों का प्रभाव बीकानेर शैली पर आया है। पहले मुगल शैली का प्रभाव था, फिर सर्वाधिक दक्षिणी शैली का प्रभाव आया और अनूप सिंह के समय में इन पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव आ जाता है। देखिए, जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़, पहाड़ी, ये हमारी शैलियाँ है ना, भारतीय संस्कृति की शैलियाँ, इसीलिए विशुद्ध रूप से ये भारतीय बन गई थी, ठीक है ना। भित्ति चित्रों की राजस्थान परंपरा को बीकानेर शैली ने आगे बढ़ाया। बीकानेर किले के महल, लालगढ़ पैलेस, अनेक छतरियाँ, आज भी विद्यार्थियों जब भी आपको कभी मौका मिले लालगढ़ पैलेस, छतरियाँ जाकर देख के आना, उस पर बड़ी सुंदर कलाकारी है, ठीक है ना। आदि का भित्ति चित्रण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक बात जरूर नोट कर लेना, ऊंट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर शैली में पाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लो विद्यार्थियों, कंपटीशन में भी आता है ये। ऊंट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर शैली की निजी विशेषता रही है, जिससे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है और बीकानेर में होती है एकमात्र, इसीलिए उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसा कंपटीशन में प्रश्न आता है, वो बीकानेर का है, ठीक है ना। ऊंट की खाल पर चित्रण भी निजी विशेषता रही है। इस परंपरा को उस्ता कलाकार आज भी निभा रहे हैं विद्यार्थियों, आज भी क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें बीकानेर शैली की मुख्य विषय वस्तु, तो वही बातें आ रही है, ठीक है ना। तो बाकी जो अध्ययन है, हम थोड़ा सा समय का अभाव है विद्यार्थियों, अगली कक्षा में करेंगे बीकानेर शैली की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। तब तक के लिए नमस्कार, आप पढ़ते रहिए।